तो इसको नोट। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ में, और ये लॉ है हेसिस लॉ ऑफ हीट समेशन। समझ गए ना बच्चों कि ये जो लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं जो कि हमें आगे न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो देखो ये कहता है कि टोटल हीट चेंज ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल टू दी, ठीक है, हीट चेंजेस इन इक्वल टू दी सम ऑफ हीट चेंजेस इन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। समझ गए बच्चों, इसने कहा है कि किसी रिएक्शन के जितने स्टेप्स हैं उन सारे स्टेप्स के एनर्जी चेंजेस को अगर आप जोड़ देंगे तो पूरी ओवरऑल रिएक्शन का क्या कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों, हीट चेंज। ओके, कि हीट चेंज ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट चेंजेस इन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। यही मैंने लिखा है कि हीट चेंज ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल टू द हीट चेंजेस ऑफ ऑल स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। मींस जैसे यहाँ A से B डेल्टा H1, B से C डेल्टा H2, C से D डेल्टा H3, तो डेल्टा H टोटल इक्वल टू इन सबका सम के बराबर होगा, H1 H2 H3। ओके, सपोज ये एक रिएक्शन लिखी है, यहाँ पर आप देखो कि अगर हम यहाँ पर ये एग्जांपल दिया है मैंने कि C प्लस हाफ O2 मिला CO, डेल्टा H1 है -28 किलो कैलोरी पर, C प्लस हाफ O2 CO2 बना, ये है -68 किलो कैलोरी। अब वो पूछ रहा है कि डायरेक्ट C प्लस O2 इक्वल टू CO2 बनाएं, 2 स्टेप्स ले रहे हैं और एक स्टेप में तो डेल्टा H3 आ रहा है, इसका एंथैल्पी चेंज, तो डेल्टा H3 इक्वल टू क्या होगा, H1 प्लस H2 माइनस 94 किलो कैलोरी पर मोल टोटल सम ऑफ दिस रिएक्शन। बात समझ गए ना, इस तरह से। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो एक एग्जांपल ये दे रखा है कि CH4 प्लस, अब मैं यहां बता दूं कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो बच्चों, आपको क्या होगा कि हेसिस लॉ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इसमें एक ही रिएक्शन के डिफरेंट स्टेप्स दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे आपको, डिफरेंट स्टेप्स, और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिएक्शन बताई जाएगी कि आप इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करें। समझ गए ना कि जो आपको फाइनल रिएक्शन बताई जाएगी जिसके लिए आप एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डिफरेंट स्टेप्स आपको दिए जाएंगे, उनसे रिलेटेड उनकी एनर्जी चेंजेस दिए जाएंगे। तो इसमें क्या करना होता है कि जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन आपको दी गई है जिसका आप एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उसका उस इक्वेशन को लाने के लिए आपको जो डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं उनको देखना है कि क्या करें, उनको ऐड करें, उनको सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या करें कि उन स्टेप्स के ऐसा करने के बाद जोड़ने से हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाए। समझ गए ना कि जो आपको फाइनल इक्वेशन पूछा गया है उस इक्वेशन को लाने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं, पहले उन इक्वेशंस को आप देखो कि इनमें क्या किया जाए, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, और फिर आप ये फाइनल देखें कि सारी इक्वेशन ऐसे बना लो कि उनके एडिशन से फाइनल इक्वेशन आपका निकला है। जैसा आप ऑपरेशन करोगे उन इक्वेशंस में, जो भी आप डिवाइडेशन मल्टीप्लाई जो भी करोगे, रिवर्स करोगे, उस हिसाब से उनके एनर्जी चेंजेस आएंगे। अगर रिवर्स की गई है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा एनर्जी। डिवाइड की गई है तो डिवाइड एनर्जी को भी करोगे, अगर आपने इक्वेशन को डिवाइड किया है। मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी को भी मल्टीप्लाई करना है। सब्सट्रैक्शन करोगे, जो भी करना है आप करो, और ऐसा इक्वेशंस बना लो कि आपको उनके सम से आपका एक फाइनल इक्वेशन बन जाए, उसका एनर्जी चेंज निकाल लो, फिर हेसिस लॉ लगा के आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन है कि CH4 का कंबस्शन हुआ, CO2 और क्या बना, 2H2, क्या बना, प्लस 2H2, और यहां पर डेल्टा H1 है, C प्लस O2 मिलकर CO2 बना, हाफ H2 से ये है हाफ H2 प्लस O2 से मिलकर H2 बना, सॉरी H2 प्लस हाफ O2 से H2 डेल्टा H3 है। अब वो ये पूछ रहा है कि इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या है। समझ गए ना। अब आप इसमें दिमाग लगाओ कि क्या करना है आपको, कि कैसे हमें तीसरा जो चौथा ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन हम इन इक्वेशंस के बेस पे लाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा।
तो देखो बच्चों, आप सबसे पहले यहाँ ये देखोगे कि C जो इस इक्वेशन में है वो इन इक्वेशंस में कहाँ है। तो आप देख रहे हैं कि ये C यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी। यहाँ पर H2 देखो कहाँ पर है, तो इस तरफ है, लेकिन यहाँ 2H2 की जरूरत है आपको और यहाँ दे रखा है H2। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई रिवर्स नहीं करना, बट इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखो CH4 लेफ्ट हैंड में, जबकि यहाँ पर आंसर में राइट हैंड साइड में। इसका मतलब क्या है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करना होगा। क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा, और फिर सारी इक्वेशंस को जोड़ दोगे, आप देखोगे ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। या फिर इनको और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको ऐड करके इसको उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो, तो भी ये इक्वेशन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे C plus O2 gives CO। ये क्या हो गया? डेल्टा H1 जो हमारे पास है -393 किलो जूल। हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2H2 plus O2 क्या बन गया? 2H2। डेल्टा H2 कितना हो जाएगा? तो -2 into 286। ये कर दिया आपने। और फिर तीसरा इक्वेशन आप जो है उसको रिवर्स लिखो। रिवर्स का मतलब यहां लिखोगे CO2 plus 2H2O gives CH4 plus 2O, और यहां पर वैल्यू नेगेटिव थी, इसे पॉजिटिव बना दो। क्या बना दो? पॉजिटिव बना दो। अब आपको क्या करना है? इन इक्वेशंस को जोड़ना है। तो आप इसमें जो है, जब आप इस रिएक्शन को जोड़ोगे तीनों को, तो यहां पर देखो C plus 2H2, यहां से CO2 कैंसिल हो गया, यहां से H2O कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? C plus 2H2। यहां पर आप देख रहे हैं 2O2 यहां कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा? CH4 प्लस। अब यहां पर आप डेल्टा H टोटल, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और देखो कितनी हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 into 2 86, ये आ गया 572 प्लस 393। ओके, और फिर इसमें से माइनस कर दो आप, तो माइनस में, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 965 माइनस, और ये प्लस वैल्यू है आपके पास इस तरह से। तो माइनस कर दोगे आप 893, तो ये आ गई आपके पास वैल्यू जो आएगी -72 किलो जूल पर मोल। ओके, यही इसकी क्या हो गई? CH4 की फॉर्मेशन एंथैल्पी। मींस ये जो डेल्टा H टोटल आया, ये किसके बराबर है? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CH4, जो कि कितनी है? 72। तो बात समझ गए ना कि आपको इक्वेशंस को क्या करना है, कि आपको जो एक डिजायर्ड इक्वेशन पूछी गई है, उस इक्वेशन को लाने के लिए आपको बाकी इक्वेशन को क्या करना है वो अच्छी तरह से देखो और फिर बस सॉल्व कर दो। अब देखो इस क्वेश्चन को हम और सॉल्व करते हैं, दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन है C plus O2 gives CO2, डेल्टा H1 है -x, फिर लिखा है 2CO plus O2, 2CO2, डेल्टा H2 है -y। अब आपसे पूछा गया C plus half O2 इक्वल टू ये कितना होगा। अब आप यहां देखो, आपको C यहां दिख रहा है, O2 यहां दिख रहा है, CO यहां है, तो यहां जबकि लेफ्ट में है, यहां राइट में है, यहां 2 मोल्स है, यहां 1 मोल है, तो आप क्या करेंगे कि आप पहला इक्वेशन को सेम लिख दें, C plus O2 gives CO2, डेल्टा H1 लिखते हैं -x, बट दूसरे इक्वेशन को आप पलट दो, रिवर्स कर दो। समझ गए ना? जब आप इसे रिवर्स करोगे तो आप लिखोगे 2CO2 gives 2CO प्लस क्या 2O2। समझ गए ना? और यहां डेल्टा H2 अगर वो माइनस था तो अब ये प्लस हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब आप जब इन इक्वेशंस को जोड़ोगे तो आप देखोगे कि क्या कैंसिल हो सकता है। समझ गए ना? तो जब आप इसे कैंसिल करोगे तो C plus O2, इसे आपने 2 से डिवाइड किया था, तो ये 2 से डिवाइड होने के बाद आपके पास ये बचेगा। समझ गए बच्चों कि आपके जब आपने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन की CO2 हो जाएगा C प्लस वो और हाफ, तो ये बचेगा हाफ O2 और इधर CO, तो यहाँ डेल्टा H टोटल इक्वल टू हो जाएगा ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, तो ये हो गया -x प्लस y/2 मींस y/2 माइनस x, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, मींस 2y माइनस, ठीक है, तो ये हो गया y माइनस 2x/2। ये सॉल्व हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहां लिखा है S + 3/2 O2 = SO3 और फिर लिखा है SO2 + ½ O2 SO3। कैलकुलेट करना है S + O2, तो आप यहां देखो कि S + O2 तो यहां से आ जाएगा, लेकिन SO2 उल्टा है, इसमें लेफ्ट में है, इसमें राइट में है। तो हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन तो हम सेम लिखेंगे SO3 डेल्टा H1 आपने लिख दिया -2x, बाकी दूसरे इक्वेशन को उल्टा कर दो। क्या करोगे आप, SO2 + ½ O2 डेल्टा H2 कितना हो जाएगा +y। बस अब आप यहां से SO3 हटा दो, यहां से आप ये हट जाएगा, तो S + O2 gives SO2 डेल्टा H total = डेल्टा H1 + डेल्टा H2, तो डेल्टा H -2x और प्लस ये क्या हो गया, y हो गया, या हम ये कहें y - 2x। यही हमारा इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा, फिर आप खुद ही करोगे। अब देखो बच्चों, आपके पास ये क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नहीं सॉरी, ये आपके पास इक्वेशंस हैं। इससे पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा HR क्या होगा, समझ गए ना। अब यहां इक्वेशन आप देखो कि आपके पास K लाना है, ½ O2 लाना है, ½ H2 लाना है। यहां पर H2 दे रखा है, K दे रखा है, और इक्वल में क्या QH लिख दो। तो ये और ये तो आपको इन इक्वेशन से मिल जाएंगे बिना किसी रिवर्स के। बट ये QH सॉलिड लाना है, तो इसमें लेफ्ट में है, इसमें राइट है। तो अब इस इक्वेशन को आप उल्टा कर दो, फर्स्ट और सेकंड को जैसा का तैसा रखो। तो देखो H2 + ½ O2 gives H2 डेल्टा H1 आपने लिख दिया -68, फिर आपने लिख दिया K + H2O एक्वस मीडियम है, जितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए उतने हमें मिल जाएंगे। यहां हमने लिखा KOH एक्वस + ½ H2 डेल्टा H2 हो गया -48। अब इस इक्वेशन को आप उलट के लिखो, तो आप लिखोगे KOH एक्वस ओके गिव्स KOH सॉलिड प्लस यहां पर एक्वस, और यहां पर डेल्टा H3 आपके पास है -4। अब आप इन इक्वेशंस को देखो, आप यहां से अगर आप कैंसिल करना चाहो तो ये H2 तो एक्वस ही होता है, तो ये हट गया। ओके, यहां से एक ½ H2 और ½ H2 कट जाएगा, KO एक्वस है, ये हट जाएगा। बात समझ गए अब आप देखो क्या बचा आपके पास, तो यहां बचेगा ½ H2 प्लस यहां बचेगा K ओके प्लस ½ O2, यहां क्या बचेगा KOH सॉलिड, और डेल्टा H टोटल क्या करोगे आप, डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3। बस अब आप इसे सॉल्व करो, न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। तो आपको किस इक्वेशन को लाना है, क्या इक्वेशंस दिए गए हैं, ये ध्यान रखना है। तो हैश लॉ से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बहुत इजी गोइंग कर सकते हो, ये मेरा वादा है, समझ गए ना। तो आप इसे नोट करो। अब देखो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि BaCl2 सॉलिड मींस एनहाइड्रस, ये क्या है, एनहाइड्रस ओके। इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया और पहले हाइड्रेशन हुआ, यहां पर ये क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, और इसकी एंथैल्पी है डेल्टा H1। फिर दूसरा स्टेप क्या हुआ कि जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है उसको वाटर में डिसॉल्व किया गया, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 है 11.7 kJ/mol पॉजिटिव में। और जब एक एनहाइड्रस सॉल्ट को डायरेक्ट एक्वस मीडियम में रखा गया और इस तरह से वो टोटली हाइड्रेटेड होने के बाद डिसॉल्व हो गया और एक एक्वस सॉल्यूशन बना लिया डेल्टा H3, जिसका वैल्यू आ रहा है -66.6। तो पूछा गया डेल्टा H1 क्या होगा। ध्यान से देखें बच्चों कि जो ये इक्वेशन है, अगर आप इसे देखें कि BaCl2 सॉलिड था और BaCl2 2H2O एक्वस में चेंज हुआ है, तो यहां जो डेल्टा H3 है ये 2 स्टेप से मिलके बना होगा। पहले यहां पर H2O आया होगा, तो यहां पर BaCl2 into 2H2O, यहां पर क्या हुआ बच्चों, हाइड्रेशन हुआ, ये क्या बना, हाइड्रेटेड सॉल्ट। और फिर इसके बाद तो यहां पर ये तो हो गया क्या, डेल्टा H1 के बराबर, और फिर यहां पर आप देख रहे हैं फिर H2O एक्वस मीडियम में आया,
और ये बना, तो ये था डेल्टा H2। तो आप देखोगे डेल्टा H3 इक्वल टू डेल्टा H1 डेल्टा H2। ये पूरी प्रोसेस एक स्टेप में करा दो या ये दो स्टेप में करा दें कि पहले हाइड्रेशन और फिर डिसोल्यूशन। यहाँ डायरेक्ट एनहाइड्रस सॉल्ट लिया और डिसोल्यूशन करा दिया। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन ये क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। यहां पहले हाइड्रेशन हुआ है, फिर यहां पर हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हेस लॉ ये कहता है कि चाहे एक स्टेप में कराना है टू स्टेप में बराबर होगा। तो डेल्टा H3 -66.5, डेल्टा H1 हमें कैलकुलेट करना है और ये है 11.7। तो डेल्टा H1 -66.5 और ये और ऐड हो गया 11.7। तो देखो ये कितना आ जाएगा 68.2 किलो माइनस में जूल पर 68 क्यों, ये रहेगा 78 माइनस में। समझ गए ना? इस तरह से ये हेस लॉ के इक्वेशंस, आपको बहुत सारे इक्वेशंस मिलेंगे, आप इनको करके देखो। मैं समझता हूं आप कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये है डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो देखो बच्चों, ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है ये कंबस्जन एंथैल्पी को मेजर करता है। किसको ये मेजर करता है? कंबस्जन एंथैल्पी को, या फिर कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो रही हो, एमिटेड हो रही हो, जैसे न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी हो गई, ओके, कंबस्जन एंथैल्पी हो गई या भी अदर एंथैल्पीज। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है इसमें ये तो इस तरह से कप शेप आप देख रहे हैं, ये जो कप शेप अपरेटस लगा है इसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। इसकी जो इंटरनल सरफेस होती है ये प्लेटिनाइज्ड होती है, मींस यहाँ पर प्लेटिनम की लेयर लगी होती है। क्या होती है? प्लेटिनम की लेयर लगी होती है और यहाँ पर वो सब्सटेंस रखा जाता है जिसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिएक्शन एंथैल्पी चेंज, मींस जिसका कंबस्जन कराना है या जिनके बीच में रिएक्शन करानी है, उन सब्सटेंस की अमाउंट रखी जाती है। ये इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जिनके थ्रू इसको जलाया जाता है। समझ गए ना? अगर न्यूट्रलाइजेशन है तो इसमें इस तरह के इलेक्ट्रोड्स की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर अलग ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए प्लेटस लगा होता है। इस पूरे सिस्टम को, कैलोरीमीटर को, इस बड़े से वेसल में पानी भर के डुबो के रख दिया जाता है और यहाँ पर लगा होता है एक थर्मोमीटर। ये क्या लगा होता है? थर्मोमीटर, ओके। और यहाँ पर एक स्टिरर लगा रहता है, मथनी, जिससे पानी को अच्छी तरह मथा जाता है ताकि पानी का टेम्परेचर एक साथ हो जाए। अब क्या करते हैं, जब सब्सटेंस यहाँ पर जिसकी रिएक्शन एंथैल्पी हमें कैलकुलेट करनी है उसका कंबस्जन कराते हैं, इससे जो हीट निकली, क्या निकली? हीट, वो यहाँ पर वाटर से क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। किससे? वाटर से एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके अलावा कुछ हीट जो है ये बॉम्ब कैलोरीमीटर भी एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होगा वो वाटर के टेम्परेचर के पहले बराबर होगा और जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा बॉम्ब कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऐसे में बॉम्ब कैलोरीमीटर भी कुछ हीट जो है एब्जॉर्ब करके रखता है और बाकी जो हीट बची वो वाटर में आ गई। ऐसे में वाटर का सपोज इनिशियल टेम्परेचर जो था वो क्या था? T1, या हम कहें T इनिशियल, और फाइनली जो टेम्परेचर है ये क्या है? इसका फाइनल। जब कंबस्जन कंप्लीट हो गया तो जितना टेम्परेचर बढ़ना था बढ़ गया, वो हो गया फाइनल टेम्परेचर। तो इस वाटर का फाइनल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनका डिफरेंस लिया जाए तो ये आ जाएगा डेल्टा T। क्या आ गया? डिफरेंस इन द टेम्परेचर। कि कंबस्जन से पहले कितना था टेम्परेचर, कंबस्जन के बाद कितना हो गया, वो क्या हो गया? डेल्टा T। फिर यहां पर इतना हमें पता है। अब आता है क्योंकि यहां वाटर भरा हुआ है तो उसकी ये क्या हो गई? स्पेसिफिक हीट। यहां पर जो सब्सटेंस लिया गया था ये वाला, उसकी अमाउंट हो गई स्मॉल w। समझ लेना कि कितने ग्राम लिया गया था, ग्राम में ले लिया जाए इस तरह से सब्सटेंस को, ओके। तो ये ग्राम में अमाउंट, और जो कैपिटल M मैंने यूज किया है ये है मोलर वेट ऑफ सब्सटेंस। क्या है? मोलर वेट ऑफ सब्सटेंस। यहां कैपिटल W और स्मॉल w क्या है? तो देखो कैपिटल W है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, मींस
कैलोरीमीटर ने जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रखी है वाटर के टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, इस कैलोरीमीटर क्योंकि स्टील का बना होता है तो जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब कर रखी है इस वाटर के फाइनल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रखी है उतनी हीट को अगर वाटर एब्जॉर्ब करता तो वो कितनी अमाउंट लेता वाटर, उसकी वो कहलाती है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। मींस मैं ये कहूं कि इस पेन को मैंने गर्म पानी में रख दिया तो ये पहले टेम्परेचर सपोज T1 था, पानी में जाते ही पानी का टेम्परेचर T2 है तो इसका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा T2। तो इसने उस वाटर से कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली, समझ गए ना, किसने, इस पेन ने, किस टेम्परेचर पर T2। तो उतनी हीट को अगर हम वाटर के T2 टेम्परेचर तक रखते, समझ गए ना, तो कितना वाटर लगता, जितनी हीट T2 टेम्परेचर पर इस पेन ने एब्जॉर्ब कर ली उतनी हीट को एब्जॉर्ब करने पर T2 टेम्परेचर पर कितना वाटर लगता, वो क्या कहलाएगा, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहां पर कैलोरीमीटर ने T2 टेम्परेचर पर कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रखी है, उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए T2 टेम्परेचर पर कितना वाटर लगता, वो कहलाता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। और स्मॉल m जो है ये है टोटल मास ऑफ वाटर जो कि इसमें भरा हुआ है। तो टोटल ये जब ठीक है, सॉरी यहां प्लस आएगा, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चों, समझ गए ना, ये हो जाएगी टोटल मास ऑफ वाटर। ये टोटल क्या है, टोटल मास ऑफ वाटर, ठीक है, विच एब्जॉर्ब टोटल हीट रिलीज बाय, ठीक है, रिलीज बाय कंबशन ऑफ W ग्राम ऑफ सब्सटेंस, कि जब सब्सटेंस के W ग्राम को टोटल जलाया गया तो उसकी जो टोटल हीट निकली, अगर वाटर टोटल एब्जॉर्ब करता तो वो कितनी होती, उसके करस्पॉन्डिंग में टोटल ये क्या हो गया, मास ऑफ वाटर, समझ गए ना, इस तरह से। तो ये दो चीजें। अब हम आते हैं कि जब हम डेल्टा E कैलकुलेट करें तो हमें क्या रिलेशन करना होगा। तो देखो बच्चों कि जब W ग्राम, स्मॉल W ग्राम सब्सटेंस का कंबशन होता है तो हीट रिलीज होती है Q, समझ गए ना, कि W ग्राम सब्सटेंस के कंबशन से हीट कितनी रिलीज होती है Q। तो मोलर भार, जितना सब्सटेंस का मोलर भार है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हीट चेंज होगा तो वही कहलाएगा मोलर हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो पहले जो ये हीट चेंज आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में, और नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगा रखा है। अब आता है कि Q कैसे निकालोगे, तो ये होता है Z इंटू डेल्टा T। Z क्या हो गया, ये हो गया टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू CS, कि कितना ये कहलाएगी। Z को हम यहां पर लिख देता हूं मैं, Z है हीट कैपेसिटी, ओके, ऑफ वाटर। जो टोटल वाटर दिया गया है उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, तो टोटल मास इनटू स्पेसिफिक हीट, यहां पर CS क्या है, स्पेसिफिक हीट, समझ गए ना, कि जूल केल्विन इनवर्स ग्राम इनवर्स, जबकि ये क्या है, जूल केल्विन इनवर्स में आ जाएगी, क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ये Z की वैल्यू होती जाएगी। लेकिन यहाँ ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी जूल केल्विन ग्राम इनवर्स, अगर हम ये ग्राम में लेंगे तो Z की वैल्यू यहाँ रख दें। टेम्परेचर चेंज आपको यहाँ से पता चल जाएगा, जो कि बम कैलोरीमीटर में थर्मोमीटर मेजर करता है, तो वो पता है, ये हमें दे रखा होगा। तो इस तरह से हम इसी Z की वैल्यू को उठा के इसमें रख दें तो हमारे पास डेल्टा E इक्वल टू ये इक्वेशन बन जाएगा, जिससे हमें डेल्टा E कैलकुलेट करना है। इस तरह से डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E, अगर आप डेल्टा E कैलकुलेट कर लें तो डेल्टा H भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा Mg RT होता है, तो RT में T1 रखोगे क्योंकि रिएक्शन T1 टेम्परेचर पर स्टार्ट हुई थी, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना रहा होगा, T1। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है T1 T2, तो आपको डेल्टा H कैलकुलेट करने में T1 का यूज करना है। इस तरह से कैलकुलेट की जाती है बॉम्ब कैलोरीमीटर से क्या, रिएक्शन की एंथैल्पी, चाहे वो न्यूट्रलाइजेशन हो या कंबशन हो या एनी रिएक्शन। अगर हीट चेंज हमें पता हो जाए, टेम्परेचर पता हो जाए, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा ई। ओके, तो यहां तक
अब देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि C+O2CO गैस की चेंज होगा। ओके, यहां पर C ग्रेफाइट के फॉर्म में लिया गया है और इसका कितना लिया गया है 0.562 ग्राम। ओके, T1 टेम्परेचर था 298 केल्विन, कंबस्टन के बाद हो गया 298.89 केल्विन। पूछा गया है कि इस रिएक्शन में डेल्टा H एंड डेल्टा E क्या होंगे। हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर डायरेक्ट दे दिया उन्होंने ये। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं कि डेल्टा E इक्वल टू होगा Z इनटू डेल्टा T अपॉन W इनटू क्या M। बस यहां ले लें। ओके, या हम इसी को बोलते हैं Q। तो यहां पर देखो डेल्टा E Z दे रखा है आपको, कितना दे रखा है देखो आप, Z है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास Z आ गया 20.7 किलो जूल। ओके, किलो जूल में आंसर ले लीजिए। टेम्परेचर डिफरेंस, तो देखो यहां डेल्टा T कितना होगा 298.89 माइनस 298 कितना आ गया 0.89। तो यहां होगा 0.89 इनटू 12 अपॉन अमाउंट ऑफ इसकी है 0.562। तो ये डेल्टा E कैलकुलेटेड करने पर ये वैल्यू आएगी आपके पास, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 393.37। कितनी आ गई डेल्टा E इक्वल टू माइनस 393.97 किलो जूल पर मोल। अब आता है कि डेल्टा H कितना होगा, तो आप लगाएंगे डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT। ओके, T1 वाला। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो डेल्टा E तो आपने निकाल लिया, कितना आ गया आपके पास माइनस 393 किलो जूल प्लस डेल्टा N, तो C प्लस O2 ये 1 मोल और ये 1 मोल, तो 1 हो गया, तो 1 into R 8.314 10 to the power -3। ओके, किलो जूल में लेना है, जूल में दे रखा था, इनटू T, तो इनिशियल टेम्परेचर 298 केल्विन। इसको सॉल्व कर लो, इससे आ जाएगा डेल्टा H का वैल्यू। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, राइजिंग टेम्परेचर है 0.55 केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर है 293 केल्विन, डेल्टा E दे रखा है -3200.67 किलो जूल और Z भी दे रखा है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि W कितना होगा, कि कितना अमाउंट बेंजोइक एसिड का जलाया होगा जब इस तरह के डाटा मिले हैं। तो देखो डेल्टा E इक्वल टू Z इनटू डेल्टा T अपॉन W इनटू M। इतने ग्राम जलाने से इतनी हीट निकली, तो W के M ग्राम से कितनी होगी। अब यहां पर आ जाए, ये तो हो गई हमारे पास ये वाली अमाउंट। ओके, Z इनटू डेल्टा T, तो Z आपको दे रखा था, डेल्टा T राइजिंग टेम्परेचर दे रखा है, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड 122, तो W कैलकुलेट करने में कितना आ रहा है 0.5 ग्राम। इस तरह से हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एंथैल्पी चेंजेस इन फिजिकल प्रोसेस। जो डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल प्रोसेस होती हैं, उनमें जो एंथैल्पी चेंजेस होते हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। जैसे पहला है फ्यूजन एंथैल्पी। फ्यूजन एंथैल्पी मींस जब कोई भी सब्सटेंस अपने मेल्टिंग पॉइंट पे हो और उस मेल्टिंग पॉइंट में जब सब्सटेंस का एक मोल अपनी सॉलिड स्टेट से किसमें चेंज हो जाए, टोटली लिक्विड स्टेट में, कांस्टेंट प्रेशर में, तो इसमें जितना एंथैल्पी चेंज आएगा वही क्या है फ्यूजन एंथैल्पी। मींस एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे वाटर का देखें, आइस स्टेट में है 1 मोल है 18 ग्राम और H2 लिक्विड में चेंज करें 273 केल्विन में, तो एंथैल्पी चेंज होता है 1.44 किलो कैलोरी पर मोल, या जूल में 6.024 किलो जूल पर मोल। ये जो एंथैल्पी चेंज है ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है। फिर आ जाते हैं वेपोराइजेशन एंथैल्पी चेंज। मींस एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कन्वर्टेड लिक्विड टू वेपर स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का 18 ग्राम वेपर में चेंज हो जाए लिक्विड से, तो ये चेंज 10.5 किलो कैलोरी पर मोल, तो ये वाटर की क्या है वेपोराइजेशन एंथैल्पी। ये क्या है वाटर की फ्यूजन एंथैल्पी, या इसको आप किलो जूल में चेंज कर सकते हैं। तो ये भी कैसी होगी पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी एब्सॉर्ब होगी लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए। एक होता है सब्लिमेशन, तो जब सब्सटेंस का एक मोल सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए वेपर फेस में,
और वो किस टेम्परेचर में, सब्लिमेशन टेम्परेचर में, तो वो कहलाती है सब्लिमेशन एंथैल्पी। जैसे कि और ये जो सब्लिमेशन एंथैल्पी है ये सब्सटेंस की फ्यूजन एंथैल्पी और वेपोराइजेशन एंथैल्पी के सम के बराबर होगी। आयोडीन का 1 मोल दिया जाए आयोडीन को गैस में, तो ये चेंज आता है 62.39 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी चेंज। अब हम आ जाते हैं, अगला है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जब हम कोई सॉल्ट लें जो टोटली कैसा हो, एनहाइड्रस स्टेट में, और उसका 1 मोल लें और वाटर के एक्सेस में रखें और वो कंप्लीटली क्या हो जाए, हाइड्रेटेड हो जाए, मतलब एक्सेस सॉरी वाटर की एक रिक्वायर्ड अमाउंट दें, वाटर के जितने मोल्स हाइड्रेटेड होने के लिए जरूरी है हम उतने वाटर के मोल्स दे दें, तो इस प्रोसेस में जितनी हीट चेंज आएगा वो ये होगा 18 पॉइंट, जैसे ये है कॉपर सल्फेट का, तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी है। हेस लॉ से मैंने अभी आपको बताया था कि किसी सॉल्ट की हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। डायरेक्ट कैलकुलेट करना टफ है, क्योंकि हम वाटर में जैसे ही एनहाइड्रस सॉल्ट डालेंगे वो हाइड्रेटेड होगा और फाइनली वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी केवल जब वाटर रिक्वायर्ड H2O वाटर को अपने साथ जोड़ देता है और हाइड्रेटेड होता है तो वो कहलाती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो कि हेस लॉ से कैलकुलेटेड की जा सकती है। तो हाइड्रेट, ठीक है, हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रेट सॉल्ट गेट्स हाइड्रेटेड एंड फॉर्म स्पेसिफिक हाइड्रेटेड सॉल्ट। फिर उसके बाद डिसोसिएशन, डिसोल्यूशन होता है। तो इस तरह से जैसे कॉपर सल्फेट की है -18.69, ध्यान रखें ये नेगेटिव होती है ज्यादातर। फिर आ जाते हैं प्रेसिपिटेशन एंथैल्पी। तो 1 मोल प्रेसिपिटेट के एंथैल्पी, ठीक है, प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो प्रेसिपिटेशन एंथैल्पी कहलाएगा, ठीक है, कि हीट चेंज व्हेन 1 मोल सॉल्ट गेट प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम एक्वस मीडियम, जैसे Ba2+ और SA4 माइनस इनके कॉम्बिनेशन से ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, PPT व्हाइट कलर का आता है। तो 1 मोल बनने में कितना एंथैल्पी चेंज आया, वही क्या कहलाएगा बच्चों, PPT की एंथैल्पी चेंज। मींस जैसे है बेरियम सल्फेट का -466 किलो जूल पर। हीट ऑफ आयोनाइजेशन या एंथैल्पी चेंज या आयोनाइजेशन, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस मीडियम में रखा जाए वाटर के एक्सेस में, वो टोटल अपने आयंस में, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में स्प्लिट हो जाए, सारे आयंस एक दूसरे से बिल्कुल स्प्लिट होकर अलग हो जाए, तो टोटल एंथैल्पी चेंज ही क्या कहलाएगा बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे HCl H+ और Cl- में, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतना चेंज होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे करें, एसिड और बेस की, तो मैंने उसमें भी बताया था आपको कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी क्या एसिड बेस मींस है, उसकी क्या न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी है, उसमें किसको ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ किसको, जो स्ट्रॉन्ग की है, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, उससे भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो यहां तक बच्चों सुन लिया। अब एक और चीज बचती है सॉल्यूशन एंथैल्पी, वो और बता दूं मैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है और लास्ट है सॉल्यूशन एंथैल्पी, डेल्टा H सॉल्यूशन। ओके, तो सीधा सा है कि जब 1 मोल, समझ गए बच्चों कि हम क्या करें कि 1 मोल किसी भी सॉल्यूट का लिया जाए, स्टैंडर्ड कंडीशन में रखें और सॉल्वेंट के एक्सेस में डिसॉल्व करें और वो टोटली डिसॉल्व हो जाए, डिसोल्यूटेड हो जाए, समझ गए ना। 1 मोल सॉल्यूट को टोटल इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें कि वो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसोल्यूटेड हो जाए। तो इस पूरी प्रोसेस में जो सॉल्यूशन की या हम कहें जो एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन एंथैल्पी। ओके, कि the total heat change when 1 mole of solute dissolve in excess of water, तो उसे बोलते हैं सॉल्यूशन एंथैल्पी। ये 3 एंथैल्पी के से मतलब ये अलग अलग 3 टाइप से इंडिकेटेड किया जाता है, मतलब जो सॉल्यूशन एंथैल्पी है वो 3 टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दिया जाता है। एक होता है इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, एक होता है डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन और एक होता है हीट ऑफ डाइल्यूशन। तो देखो इंटीग्रल हीट ऑफ क्या होता है कि जब हम 1 मोल सॉल्यूट लें और उसको वाटर में रखें और एक नोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाएं जिसमें सॉल्वेंट के मोल्स फिक्स हों, कि इतना ही नोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया जाए कि एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर सॉल्वेंट टू गिव सॉल्यूशन ऑफ गिवन कंसंट्रेशन।
कि एक गिवन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है हमें, समझ गए ना, और इतना ही सॉल्वेंट रखें जितना कि वो गिवन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बन जाए। तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है वो कहलाता है इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब है कि वाटर इतना ही सॉल्वेंट मिलाएं जितना उस कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाने के लिए जरूरी है। ओके, उसमें अगर और एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिलाया जाए तो हीट चेंज आगे दिखने लगे, तो वो इस तरह से क्या हो, इंटीग्रल हीट ऑफ डिसोल्यूशन। समझ गए ना, जैसे KCl को 200 वाटर के साथ रखा जाए, हीट चेंज ये है। इसी तरह से अगर हम KCl के साथ 300 रखेंगे तो अलग आएगा। तो जब 200 मोल के साथ वाटर में डिसॉल्व किया गिवन कंसंट्रेशन का, तो ये आया। ठीक इसी तरह से 1 मोल HCl को जब 200 इसके साथ, तो ये जो हीट चेंज है ये कहलाते हैं इंटीग्रल हीट चेंज ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा होता है डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 मोल सॉल्यूट को इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए कि उसके बाद अगर आप और सॉल्वेंट मिलाते हैं तो कोई हीट चेंज ना आए। तो मैक्सिमम जो हीट चेंज आया वही क्या कहलाता है, डिफरेंशियल। एक्चुअली में डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन एंथैल्पी के बराबर होगा। मतलब हम सॉल्यूट को इतने अधिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें और एक गिवन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना लें कि अगर अब हम उसमें और सॉल्वेंट मिलाएं तो कोई हीट चेंज ना आए। मींस जितना सॉल्यूट था कंप्लीटली डिसॉल्यूटेड हो जाए, जो भी प्रोसेस होनी है उसके अंदर सब कंप्लीट हो जाए, तो उस कंडीशन में जो हमें मैक्सिमम हीट मिलेगी या चेंज मिलेगा वो है डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन। हम मेनली इसी को लेकर क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन एंथैल्पी। जबकि ये एक ऐसा हीट चेंज है कि सॉल्वेंट की अमाउंट एक फिक्स कर दी और उसमें कितना हीट चेंज आया वो तो है इंटीग्रल, और सॉल्वेंट मिलाओगे और चेंज आ जाएगा। लेकिन जब ये फिक्स हो जाए कि जितना सॉल्यूशन सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट मिलाया था उसमें टोटली डिसॉल्व हो जाए, अगर और सॉल्वेंट मिलाए तो अब कोई हीट चेंज ना हो, मींस टोटल डिसॉल्यूट हो चुका हो कौन, सॉल्यूट, तो उस समय हीट चेंज को बोलते हैं डिफरेंशियल हीट ऑफ सॉल्यूशन। और एक होता है हीट ऑफ डिसॉल्यूशन। तो यहां पर देखो एक्वस का मतलब है मैक्सिमम सॉल्वेंट, जितना चाहिए टोटल डिसॉल्व हो जाए। यहां जबकि एक्वस में यहां पर लिमिट बता दी गई है, जब लिमिट में लिया जाए तो इंटीग्रल, एक्सेस में लिया जाए इतना कि टोटल डिसॉल्व हो जाए और फिर कोई हीट चेंज ना आए, तो वो है इस तरह से डिफरेंशियल। और हीट ऑफ डिसॉल्यूशन के लिए एक कंसंट्रेशन का आपने सॉल्यूशन बना लिया, फिर उसे दूसरे कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो जो हीट चेंज मिलेगा आपको बीच में, मींस अगर आपने 200 का बना लिया तो ये तो डिफरेंस इंटीग्रल हो गया, इसके बाद मान लो 300 का बना लिया तो वो भी इंटीग्रल हो गया, लेकिन दोनों के बीच में जो एंथैल्पी चेंज आ गया, 200 से बनाने में क्या एंथैल्पी चेंज था, 300 बनाने में क्या एंथैल्पी चेंज था, ये सब इंटीग्रल को बताएंगे। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का एंथैल्पी चेंज कितना था 200 से 3, वो क्या कहा जाएगा, डिसॉल्यूशन। हीट एंथैल्पी चेंज व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डाइल्यूटेड फ्रॉम वन कंसंट्रेशन टू अनदर। सपोज ये है HCl, 5H2O और 20H2O और मिलाया हमें 25 का मिल गया। तो यहां पर ये है हमारा डिसॉल्यूशन, ठीक है, एंथैल्पी निकालनी है कि उसमें 5 मोल का था पहले से, 20 और मिला के 25 का बना दिया। तो जब 5 मोल का मिलाया तो इंटीग्रल का था, जब 20 मोल का मिलाया तो इंटीग्रल था, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो देखो HCl को 5 के साथ मिलाया, ये एक इंटीग्रल एंथैल्पी है। कौन सी है बच्चों, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही 25 के साथ मिलाया, ये भी एक क्या है, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम डिसॉल्यूशन की बात करें कि 5 से 25, यहाँ 5 मोल ऑलरेडी था, फिर 20 और जोड़ के, तो ये जो मिला ये क्या है, सॉल्यूशन की हीट ऑफ डिसॉल्यूशन। ये दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। जबकि इतना वाटर मिला दें कि फिर कोई एंथैल्पी चेंज ना हो, तो वो हमें मिलेगी क्या, डिफरेंशियल हीट ऑफ डिसॉल्यूशन। तो देखो मैं ग्राफ से बता सकता हूं आपको इस तरह से कि कब डिफरेंशियल हीट आएगी, कब इंटीग्रल कहलाएगी और कब डाइल्यूशन एंथैल्पी। ये सब एंथैल्पी चेंज जो है ये है सॉल्यूशन एंथैल्पी के पार्ट। इस तरह से आप तीनों में डिफरेंस समझ चुके होंगे। देखो इस तरह से समझें कि यहां पर हम मास ऑफ सॉल्वेंट ले लें, ठीक है, या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर हम ले लें डेल्टा H चेंज। तो इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा, यहां से लेके यहां तक का जो चेंज दिख रहा है बच्चों, समझ गए ना, ये क्या है, इंटीग्रल एंथैल्पी, ओके, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सपोज यहां 0 था
फिर यह -25, यहाँ पर 50 माइनस यहाँ पर 60 और यहाँ पहुंच के 70। ओके, यहाँ पर आप इस तरह से एक स्लोप ले लें तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये है डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जो ये मिलेगी, समझ गए ना, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं ये किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और यहां से लेके यहां तक का ये जो पार्ट है, समझ लेना एंथैल्पी चेंज का, ये कहलाएगा एंथैल्पी, ठीक है, ये कहलाएगा इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी डाइल्यूशन, क्या कहलाएगा, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, कि यहां से यहां थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, तो ये डाइल्यूशन के कारण है। ये तब जब आप एक्सिट मोड के एक डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना रहे थे कि 200 के साथ अलग आएगा, 300 के साथ अलग आएगा, 400 मोल्स, एक गिवन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना रहे हैं, और ये वो मैक्सिमम कंडीशन है जहां पर जितना डाइल्यूटेड करना था आपने मैक्सिमम डाइल्यूटेड कंडीशन में ला दिया, जितना एंथैल्पी चेंज आना था हो गया। तो ये इस तरह से, और इस तरह का अगर ग्राफ यूं मिलता है, इसके बाद अलग अलग डाइल्यूशन चेंज करते हैं तो हमें एंथैल्पी चेंज जो मिलेगा वो कहलाएगा डाइल्यूशन का एंथैल्पी चेंज। और टोटली आप जानते हैं कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, इससे भी कैलकुलेटेड किया जा सकता है। अगर हमें लैटिस एनर्जी टोटली पता हो और हाइड्रेशन, तो हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन एंथैल्पी की वैल्यू। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के ये था हमारा थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड पार्ट। बाकी अगर कुछ चीजें बची हैं छोटी मोटी तो आप थर्मोडायनामिक्स पार्ट पढ़ें, वहां पर मैंने हर चीज को डिटेल में बता दिया। यहाँ पर मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स को एक बार रिवाइज कर दिया, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो क्वेश्चंस आते जाते रहते हैं इनसे, उनको हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट, और वो होगी केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।